पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। तो हम इसमें सारा वन शॉट देखेंगे, सारे यूनिट्स देखेंगे और लास्ट में हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ने के बाद तुम्हें कहीं दूसरे वीडियोस पे जाने की जरूरत नहीं होगी और तुम्हारे सारे पेपर यहीं से बनकर आएगा। सो वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारा यूनिट सारा, ठीक है। तो तुम्हारा यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैसी होती है, तो ये सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, तो जैसे कि तुम्हें पता ही है कि मार्केटिंग मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स हो गया, अपने सर्विस वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, मार्केटिंग डील्स करी जाती है, स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है, ठीक है। और कस्टमर की नीड्स को यानी कि पूरा करा जाता है, ठीक है। तो यही तुम्हारा मार्केटिंग होता है। तो ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू satisfy those needs, delivering value to customers, earning profit through customer satisfaction, and marketing starts before production and continues after sales। यानी कि देखो, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कस्टमर के नीड्स को समझा जाता है, उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है और या फिर सर्विस को तैयार करा जाता है, बनाया जाता है, ताकि उनके नीड्स सेटिस्फाई हो सके वो, और वो यानी कि कस्टमर से सेटिस्फेक्शन शो करे और उनके और यानी कि और वही वैल्यूज कस्टमर को दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, वैल्यूज दिए जाते हैं और उससे क्या करा जाता है, प्रॉफिट कमाए जाते हैं, उससे फिर प्रॉफिट कमाए जाते हैं। यानी कि कस्टमर्स को खुश करने के बाद उन अपना प्रोडक्ट्स वगैरह सर्विस उन्हें प्रोवाइड करते हैं, बेचते हैं, फिर उससे प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है किसमें, मार्केटिंग के प्रोसेस में, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से पहले, यानी कि जब सामान वगैरह बना रहे होते हैं तो उससे पहले स्टार्ट होता है और कंटिन्यू कब होता है, सेल्स तक, यानी कि बेचने के बाद भी, बनाने से पहले और बेचने के बाद भी ये कंटिन्यू होता रहता है, ये जो मार्केटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। डेफिनेशंस ऑफ द मार्केटिंग, अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशंस देखेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर, सो फिलिप कॉटलर ने बोला था कि मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केटिंग किसे बोलते हैं, मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स obtain what they need and want through creating and exchanging products and values। तो फिलिप कॉटलर ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केटिंग एक सोशल और मैनेजर वाला प्रोसेस होता है कि एक मैनेजर के अकॉर्डिंग इसे मैनेज करना होता है, और ये एक सोशल प्रोसेस होता है जो कि एक इंडिविजुअल हो गया या फिर ग्रुप्स हो गए, वो मिलके काम करते हैं और जो कस्टमर होता है उनके नीड्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं और वैल्यूज एक्सचेंज करते हैं। तो ये किसने बोला, फिलिप कॉटलर ने बोला। अब स्कोप क्या है मार्केटिंग का, तो यानी कि मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल हर जगह मार्केटिंग चलता रहता है ना। आजकल तो एजुकेशन में भी मार्केटिंग चल रहा है, लोग अपना एजुकेशन, बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं तो उसमें भी वो भी बिजनेस वगैरह में आ जाता है, तो बहुत चलता है वो। उसमें भी लोग जैसे अपना बुक्स बेच रहे हैं और या फिर कुछ भी बेच रहे हैं ना, तो ये सब मार्केटिंग में ही आता है। किसमें आता है, मार्केटिंग में आता है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज हो गए, बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल्स हो गए, वो सब मार्केटिंग करते हैं। तो ये सब भी मार्केटिंग में ही आते हैं। और जो टीवी जो 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 टीवी हो गया, या फिर तुम सोशल मीडिया पे देखते हो या कुछ भी सामान वगैरह देखते हो सोशल मीडिया पे, वो सभी मार्केटिंग करना ही होता है। या फिर तुम किसी एप्लीकेशन में ही देखते हो, या फिर जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे ही तुम देखते हो, यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस पे तुम लोग देखते हो, तो वो सब भी मार्केटिंग हो रही होती है सामानों की, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल रही होती है। तो इसलिए इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। और बैंकिंग वगैरह में भी मार्केटिंग चलती है और हेल्थ केयर वाले जगहों पे भी मार्केटिंग चलती है, तो हर जगह ये चलता है। और जैसे कि कोई बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पे भी मार्केटिंग चलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इसका। और इसमें क्या-क्या आता है, मार्केटिंग ऑफ द गुड्स, जैसे कि टेलीविजन हो गया, क्लॉथ हो गया, बुक्स, इन सब का मार्केटिंग, सामान प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग, सर्विसेज प्रोवाइड करने का मार्केटिंग, जैसे कि एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, बैंकिंग का, और है ना जैसे लोन वगैरह होता है, इन सब का भी सर्विस प्रोवाइड जो होता है वो भी मार्केटिंग में आ गया। मार्केटिंग ऑफ द आइडियाज, आइडियाज भी क्या आ गया, मार्केटिंग में आ गया। जो स्वच्छ भारत का, तो इसमें भी तो बहुत सारी चीजें आती है। अब स्वच्छ भारत को इसे क्लीन करने के लिए भी मार्केटिंग आइडियाज दिए जाएंगे कि, और जो इसमें भी तो बहुत सारे सामान वगैरह होते हैं, तो इसमें भी मार्केटिंग आ जाता है, ठीक है। और मार्केटिंग ऑफ द प्लेसेस, यानी कि टूरिज्म हो गया, इसमें भी तो लोग अब यानी कि अपना बिजनेस वगैरह बहुत होगा, टूरिज्म का बिजनेस होता है, तो उसमें भी क्या करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं वो लोग,
यानी कि लोगों को ले जाते हैं और फिर वहाँ घुमाते हैं और फिर पैसे यानी कि उनसे पैसे लेते हैं ना। और मार्केटिंग ऑफ द पर्सन्स की भी मार्केटिंग होती है, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स हो गया, वो किसी को अपने साथ वाले जो लोगों को हायर करते हैं, उनके साथ में जो लोग होते हैं उन सबको पैसे मिलते हैं, तो वो सब भी तो मार्केटिंग ऑफ द पर्सन्स भी हो गया ना, तो उन सबको भी यदि पॉलिटिकल लीडर्स को अगर उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो पर्सन्स के लिए भी मार्केटिंग होता है, पर्सन्स का भी मार्केटिंग हो गया यहाँ पे। तो इसलिए मार्केटिंग सिर्फ लिमिटेड सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं है, ये सर्विस बेचने के लिए, आइडियाज, प्लेसेस, पर्सन्स, गुड्स, ये सब के लिए मार्केटिंग होती है। इसलिए मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, स्कोप बहुत वाइड है। इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो इम्पोर्टेंस तो हम समझ चुके हैं कि सेल्स बढ़ाता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी वैल्यूएबल यानी कि उनके नीड्स के लिए जो सोर्सेज दिए जाते हैं, उन्हें प्रोवाइड करे जाते हैं, सर्विस प्रोवाइड करे जाते हैं, प्रोडक्ट्स हो गया वो बनाए जाते हैं, प्रोवाइड करे जाते हैं। और जो मार्केटिंग होती है वो प्रोडक्ट्स बनाने से पहले टिल देन प्रोडक्ट बनाने के बाद भी चलता रहता है मार्केटिंग, ठीक है। और इससे क्या होता है, जॉब्स वगैरह भी, अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो यानी कि इंप्रूव होएगी ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रमोट करता है, अब जॉब्स मिलेगी, लोगों का यानी कि अर्निंग वगैरह आएगा, लोगों के पास स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग सुधरेगा, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा, है ना। नेक्स्ट, ब्रांड की इमेज बिल्डअप होगी, कस्टमर की लॉयल्टी भी बिल्डअप होगी, यानी कस्टमर्स अपना यानी कि उसमें वो दिखाएंगे कि लेने में इंगेज दिखाएंगे ना, तो यानी कि ब्रांड की इमेज भी इससे क्या होगी, बनेगी। तो मार्केटिंग इसलिए जरूरी है इन सब चीजों के लिए। किसी भी कंपनी का सामान का ब्रांड वगैरह बनाना है, सेल्स प्रॉफिट्स इंक्रीज करवाने, तो कंज्यूमर जितने ज्यादा लेंगे तो उतना ही उनका फायदा होगा और एक ब्रांड की इमेज बनेगी। जैसे कि अब मान लो तुमने कोई प्रोडक्ट लिया, जैसे कि तुमने किसी जैसे तुमने क्या ले लिया, कोई बुक ही ले ली तुमने, ठीक है। जब कोई सा भी तुमने बुक खरीदा तो जिस ब्रांड का वो बुक है तो उनका सेल्स बढ़ा दिया तुमने, है ना, प्रॉफिट बढ़ा उनका तुम्हारे खरीदने से। और तुम्हें देखा और लोगों ने भी खरीदा, तो इससे क्या हुआ, कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होता है। तो इसमें मार्केटिंग बहुत चीजों में काम आती है और बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग फिलोसफीज क्या होती है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बिजनेस मार्केट को अप्रोच करता है, कैसे बिजनेस मार्केट को अप्रोच करता है। तो इसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है कि जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करवाता है, क्या करवाते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करवाता है, उस पर फोकस करता है कि जो सामान बनाने वो लार्ज स्केल में बनाने, ज्यादा से ज्यादा बनाने, जो प्रोडक्शन करना है सामान का, प्रोडक्ट्स का। और वो कंज्यूमर को ऐसा अज्यूम करवाते हैं कि लो प्राइस प्रोडक्ट है, यानी कि जो सामान है वो कम दाम में बेच के, और उन्हें वो अज्यूम करवाते हैं, ठीक है। सुटेबल व्हेन डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो, और ये तब सुटेबल होता है जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो। जैसे कि अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसका क्या करते हैं, उसका यानी कि सप्लाई कम कर देते हैं, यानी कि कम मात्रा में लाते हैं वो, कि इसकी डिमांड ज्यादा तो कम मात्रा में लाएंगे, तो फिर लोग आगे और ज्यादा मांग करेंगे, तो उससे फिर प्राइसेस बढ़ा के फिर बेचते हैं वो लोग। जैसे कि बेसिक फूड आइटम्स हो गया, और वो कभी कभी होता है ना कि जैसे कि प्याज टमाटर का कितना डिमांड होता है, सब प्याज टमाटर हर यानी कि हर चीज में डलता है ना, हर सब्जी में डलता है प्याज टमाटर, तो इसका वो डिमांड बहुत हाई होता है, हमेशा हाई रहता है, तो इसके प्राइजेस भी हमेशा ज्यादातर हाई रहते हैं। तो इसकी वजह से फिर सप्लाई क्या हो जाता है, लो, क्या हो गया, सप्लाई लो कर देते हैं, ताकि अब वो अगर डिमांड है तो पैसे भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो इसलिए कंज्यूमर्स को ऐसे वो यानी कि क्या करते हैं, लो प्राइस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, तो वैसे वो कंज्यूमर को ऐसे ही दिखाते हैं कि प्राइसेस हमने लो कर दिया, और डिमांड क्योंकि डिमांड हाई था, लेकिन वो प्राइसेस क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि सप्लाई क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, focus on the product quality and features, assume consumers prefer superior products, limitation, ignores customer needs, यानी कि ये क्या करते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं, फीचर्स पे फोकस करते हैं, यानी कि जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है उसके क्या होता है, दाम प्राइसेस भी हाई होते हैं, जो और लो क्वालिटी के होते हैं उसके प्राइसेस भी लो होते हैं। तो वो कंज्यूमर को क्या दिखाते हैं कि ये अच्छे क्वालिटी का है और ये इसलिए हमने हाई कर रखे हैं प्राइसेस वगैरह, ठीक है। इसका लिमिटेशन होता है, इग्नोर करवाते हैं, यानी कि इग्नोर करते हैं कस्टमर की नीड्स को। नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, तो ये फोकस करता है एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन भी, सुटेबल व्हेन गुड्स आर अनसोल्ड, एग्जांपल इंश्योरेंस, ओल्ड स्टॉक क्लियरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब क्या यानी कि एग्रेसिव सेलिंग करवाते हैं, जैसे कि मतलब बेचना ही बेचना है सामान को, चाहे कैसे भी बेचना है, लेकिन सामान को बेचना ही है।
और जब बिक नहीं रहे होते हैं ये तब करा जाता है, ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ओल्ड स्टॉक क्लियरेंस हो गया। तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कस्टमर की नीड्स पे फोकस करता है, सेटिस्फेक्शन में फोकस करता है, और इसमें उन्हीं के थ्रू यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू प्रॉफिट लिया जाता है, यानी कि जो लोगों को जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स उतने ही मात्रा में आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स उतने ही बन रहे हैं, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग प्राइजेस में भी मिल रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइजेस में। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि लोग सेटिस्फाई हैं तो ज्यादा खरीदेंगे, तो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग बन रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। और इसमें क्या की आइडिया कि कस्टमर इज किंग, यानी कि जो कस्टमर है वो क्या है, वो किंग है, यानी कि वो राजा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है और उसके नीड्स के अकॉर्डिंग चलना है, सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। नेक्स्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंपनी प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। अब मार्केटिंग, अब सोशल यानी कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, तो सोसाइटी पे फोकस करेगा, किस पे, सोशल वेलफेयर पे फोकस करेगा, कि जो लोगों को फायदा होना चाहिए और कंपनी को भी फायदा होना चाहिए, यानी कि दोनों को फायदा होना चाहिए, और फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें मिलना चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हो, कौन, कस्टमर। तो इस पे ये फोकस करते हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, इससे कंपनी को भी फायदा हो रहा है, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ गया ये। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स, क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज्ड टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये ऐसा, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन होता है टूल्स का जिससे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा जा सकता है, तो इसे बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। पीएस ऑफ द मार्केटिंग, 4 पीएस ऑफ द मार्केटिंग गुड्स। अब 4 पीएस हम पढ़ेंगे ऑफ मार्केटिंग के, ठीक है, यानी कि सामान के, गुड्स, प्रोडक्ट हो गए, तो हम 4 इंपॉर्टेंट पी पढ़ेंगे मार्केटिंग का। तो इसमें आ गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये 4 पी तुम याद रखना, अच्छे से लर्न कर लेना इन्हें, ठीक है। ये सारे नोट्स तुम लोग अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, ये बहुत जरूरी होने वाले तुम लोगों के लिए। सो प्रोडक्ट में क्या आ गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का ब्रांड। प्राइस में क्या आ गया, प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग डिस्काउंट, यानी प्राइस में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितने प्राइस में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, और पॉलिसी क्या है। प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी कि इससे कौन सी जगह पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, यानी कि किस मीडियम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रमोशन, यानी कि किस थ्रू प्रमोशन, किसके थ्रू हो रहा है, जैसे कि होता है ना टीवी वगैरह में आता है, एडवर्टाइज वगैरह आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, या फिर सोशल मीडिया एप्स वगैरह हो गया ना, प्लेटफॉर्म्स हो गया उस पे। और सेल्स प्रमोशन, यानी कि सेल्स में प्रमोशन यानी कि करवा रहे होते हैं, तो उसमें भी आ जाता है, ठीक है। और मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज, ठीक है, marketing mix of for services in addition to the 4 Ps service include, यानी कि people, process और physical evidence। तो इसमें क्या आता है, जो लोग, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं जो सर्विस इंक्लूड करता है। तो इसमें पीपल लोग जो कि एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो सर्विस स्टाफ हो सकते हैं। प्रोसेस, जो कि सर्विस डिलीवरी मेथड, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इसे बोलते हैं सर्विस डिलीवरी मेथड। फिजिकल एविडेंस, और फिजिकल एविडेंस में क्या आ गया, इन्वायरमेंट आ गया, और एम्बियंस आ गया, क्या आ गया, एम्बियंस आ गया। तो ये जो सर्विस होता है वो इंटेंजिबल होता है, और सो इसलिए एक्स्ट्रा पीएस भी रिक्वायर्ड होते हैं, क्या होते हैं, एक्स्ट्रा पीएस भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सब इसमें आ गया, ठीक है। 4 पीएस के अलावा ये 3 पी और आ गया, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग के लिए जरूरी होते हैं, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है जितने भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फोर्सेस हो गए जो कि मार्केटिंग के डिसीजंस को या फिर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यानी कि मार्केटिंग डिसीजंस अगर सही है, ठीक है, तो या मार्केटिंग चलेगी तो उससे परफॉर्मेंस भी इनहेंस होगा, लेकिन ढंग से डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, कुछ प्रॉब्लमेटिक डिसीजंस लिए गए, तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो ये सब इन्फ्लुएंस क्या करेगा, मार्केटिंग के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। और क्या इन्फ्लुएंस करेगा, ये स्ट्रेटजीज को, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, तो इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। नीड फॉर स्टडिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट, अब क्यों पढ़ना जरूरी है मार्केटिंग एनवायरनमेंट को पढ़ना, इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थ्रेड्स वगैरह जो मिलते हैं ना, मार्केटिंग थ्रेड्स हो गए, वो सब अवॉइड कर सकते हैं और चेंजेस की तरफ अडेप्ट कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग इससे इम्प्रूव हो सकता है, बाकी कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं।
नेक्स्ट है माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स फोर्सेस क्लोज टू द कंपनी, जो कंपनी के क्लोज होता है। क्या होता है, कंपनी के क्लोज होता है जो फोर्सेस, उसमें आता है माइक्रो एनवायरनमेंट। तो इसमें आ गया कंपनी, जैसे कि कंपनी में कौन सी कंपनी हो गई, जैसे कि फाइनेंस के डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो ये सब चीज कंपनी में आ जाती है। और इसमें क्या होता है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। सप्लायर्स में कौन आ जाते हैं, जो कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, वो सप्लायर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, और ये क्या करते हैं, इनका काम होता है, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में हेल्प करवाते हैं। और इसमें होलसेलर्स, रिटेलर्स आ गए, एजेंट्स आ गए। कौन आ गए, रिटेलर्स जो सामान वगैरह बेचते रहते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं जो अपना सामान वगैरह बेचना, एजेंट्स भी होते हैं इसमें। तो ये मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं। क्या होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं। सो ये प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करवाते हैं, प्रोडक्ट का, और या फिर सर्विसेज प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड प्रमोशन में हेल्प करवाते हैं ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना। कस्टमर क्या होते हैं, तो कस्टमर्स में आ जाते हैं कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट एंड गवर्नमेंट मार्केट। तो इसमें मेन क्या गोल होता है इनका, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, उनके उनकी नीड्स को समझना और उन्हें सेटिस्फाई करना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन गोल हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे ये टाइप हो गए। तो यहाँ पे तीन कस्टमर्स के टाइप हो गए, कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट एंड गवर्नमेंट मार्केट। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। और कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं, जो मान लो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन हो गए वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स हो गए। जैसे कि अब कोई दुकान पे कुछ बेच रहा है, जैसे कि क्या बेच रहा है, जैसे मान लो कोई अपने दुकान पे कुछ राशन का सामान बेच रहा है। अब सामने वाला कोई राशन का सामान बेचने लग जाए तो वो उसका कॉम्पिटिटर हो जाएगा, जो कि सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट्स बेच रहा है। तो इसलिए ये सब स्ट्रेटजीज पढ़ना भी जरूरी होता है, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज पढ़ना भी जरूरी होता है कंपनी को, ताकि वो कॉम्पिटिटर से यानी क्या कर पाए, compete कर पाए और जीत सके और अपना सामान को ज्यादा बेच सके। नेक्स्ट है पब्लिक्स। अब पब्लिक क्या होता है, पब्लिक ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि कंपनी के इमेज को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें मीडिया, गवर्नमेंट आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया, जनरल पब्लिक आ गई, ठीक है, जो साधारण लोग हो गए, बाकी मीडिया वगैरह भी आ गई, गवर्नमेंट आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन सबसे भी कंपनी की इमेज बनती भी है या फिर बिगड़ भी सकती है। नेक्स्ट है मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कुछ कुछ और भी फैक्टर्स वगैरह आते हैं। तो उसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आता है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो इसमें आ जाता है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आ जाता है पॉपुलेशन साइज, और किसी जगह का पॉपुलेशन कितना है, और मतलब कौन से एज के ज्यादा लोग हैं, जेंडर, एजुकेशन लेवल क्या है, तो ये सब चीजें आ जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स में। तो उससे भी जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट होती है, जो मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, इसमें आ जाता है इनकम लेवल्स, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, परचेसिंग पावर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नेचुरल फैक्टर्स, इसमें आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड होती है ना, तो इसका ज्यादा यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसे इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट परफॉर्म करना होता है, सो दैट कि आगे की जनरेशन के लिए भी यानी कि बच सके, जो रिसोर्सेज है वो हो सके। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, जैसे कि ये सब नेचुरल फैक्टर्स में आ जाता है। क्लाइमेट चेंज हो गया। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है, न्यू इन्वेंशंस, ऑटोमेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें और ये आ गया पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में आ गया, जैसे कि पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स में आ जाए, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज हो गए, रूल्स हो गए, टैक्सेशन रूल्स हो गए, लॉज हो गए गवर्नमेंट वाले, रेगुलेशंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, जैसे कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, लाइफस्टाइल्स हो गए, वैल्यूज, बिलीव्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। तो इसमें पहला टॉपिक है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द कंज्यूमर्स बाय सिलेक्टिंग, बाइंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो सामान लेने से पहले सामान को यानी कि सोचता है ना, सोचता है कि ये सामान लेना है या नहीं लेना है, तो सेलेक्ट करता है सामान को, फिर खरीदता है, फिर उसे यूज करता है, फिर डिस्पोज कर देता है, यानी कि फेंक देता है ना। पहले खरीदा, पहले सिलेक्ट करा, खरीदा, फिर उसके बाद यूज करा, फिर सिलेक्ट, खरीदा, यूज करा, और फिर उसे फेंक दिया यूज करने के बाद, जब उसका यूज खत्म हो गया है ना, किसी भी प्रोडक्ट हो गया, गुड्स सर्विस हो गया, तो यही तो करता है कोई भी कंज्यूमर। अब तुम पेन खरीदने जाते हो तो पेन पहले तुमने चूज किया कि मुझे तो सेलो कंपनी का ही पेन चाहिए, ठीक है,
कि तो तुमने उसे खरीद लिया, फिर उसके बाद यूज करा, वो खत्म हो गया तो फेंक दिया। ऐसे ही तो करते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये सब आ गया कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है। और तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों, कब, कैसे, क्या कंज्यूमर खरीद रहा है, ठीक है। कि जैसे कि तुमने पेन खरीदा तो क्यों खरीदा, कब क्यों खरीदा, कब खरीदा, कैसे खरीदा, क्या खरीदा। तो ये सब चीजें कंज्यूमर, जो ये सब चीजें इसी में आ जाते हैं। तो ये कौन एक्सप्लेन करता है, कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। अब नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों जरूरत है, यानी कि क्यों जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना, ठीक है। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि हेल्प क्या करता है मार्केटर्स को, जो खरीद रहे हैं ना सामान, उन्हें क्या हेल्प करता है, यानी कि सॉरी, जो खरीद नहीं रहे हैं, जो बेच रहे हैं सामान, उन्हें किस में हेल्प करता है, जो मार्केटर्स होते हैं, जो कि सामान अपना बेच रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनका क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो सामान को खरीदने वाला भी है कि नहीं वाला, ठीक है। या फिर देख के छोड़ देगा कि रहने दो भाई मैं नहीं ले रहा, ठीक है, ऐसे ना सोचे वो। तो वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्शन लगा लेते हैं कि सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और इसे डिजाइन में तो कैसे दिखाना है, और डिजाइन में दिखाना है ताकि सामान ले ही ले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बिकॉज क्या करवाता है, अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस, यानी कि कंज्यूमर का नीड समझने के लिए, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस समझने के लिए, और प्रोडक्शन ऑफ बाइंग बिहेवियर, यानी कि लेगा कि नहीं लेगा, ये डिजाइन सुटेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि उसे जिस डिजाइन की चाहिए वो सब प्रोडक्ट्स वगैरह उसे दिखा रहे हैं उस डिजाइन में, प्रॉपर प्राइसेस वगैरह फिक्स करना। तो ये सब कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो करते हैं ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई, जैसे कोई लड़की सामान खरीदने जा रही है, तो वो लोग पहले ही महंगा बता देते हैं ताकि सस्ता, अगर इसने सस्ता करवाया तो फिर हम सस्ता, ज्यादा ना सस्ता करना पड़ जाए, इसलिए वो लोग पहले ही महंगा करके बताते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। तो फिर इसलिए क्या होता है, ये सब उन्हें कंज्यूमर बिहेवियर, इसलिए वो लोग यानी कि स्टडी करना जरूरी होता है मार्केटर्स के लिए, ताकि वो यानी कि उनके नीड्स के अकॉर्डिंग समझ जब जाते हैं, उनका प्रेफरेंस वगैरह और कैसा चाहिए, नहीं कौन से डिजाइन में चाहिए, तो क्या प्राइसेस लगाना होगा मुझे, तो ये सब मार्केटर्स समझ जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। फिर so इनके लिए वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं और इससे फायदा लेते हैं और उनका प्रॉफिट वगैरह होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। तो जब कंज्यूमर कोई सामान ले रहा होता है तो उसके डिसीजन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस। सो जब कोई कंज्यूमर सामान ले रहा होता है तो उसमें 5 स्टेजेस आते हैं, ठीक है, यानी कि खरीदने से पहले 5 स्टेजेस आते हैं प्रोसेस का, ठीक है। पहला है प्रॉब्लम हो गया, नीड या फिर नीड रिकॉग्निशन हो गया। Consumer realizes a need or problem, difference between actual state and desired state. Example, need for a new mobile phone. ठीक है। तो जैसे कि अब वो ना कंज्यूमर के समय जैसे मोबाइल खरीदने गया, तो वो तो उसने देखा, उसे पसंद भी आ गया, लेकिन अब वो सोचता है कि खरीदूं या ना खरीदूं। तो ये क्या है, तो ये खरीदूं या ना खरीदूं, तो ये एक डिफरेंस हो गया, एक्चुअल स्टेट एंड डिजायर्ड स्टेट। तो एक्चुअल स्टेट है कि उसे चाहिए भी, डिजायर्ड स्टेट है कि, यानी कि सॉरी, डिजायर स्टेट है कि उसे चाहिए, एक्चुअल स्टेट है कि फोन तो है लेकिन खरीदूं या ना खरीदूं, कि वो मतलब काम तो चल ही जाएगा। तो ऐसा ऐसा कुछ हो सोचते हैं ना खरीदने से पहले, कोई भी जो फोन खरीदने से पहले। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया ना, नीड रिकॉग्निशन हो गया, क्या हो गया कि जरूरत है भी या नहीं खरीदना। तो ये प्रोसेस, तो जो कंज्यूमर सामान खरीद रहे होते हैं तो इसका 5 स्टेजेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल मैंने बता दिया कि नीड फॉर अ न्यू मोबाइल फोन, ठीक है, कि जरूरत है भी या नहीं है, या खरीदूं या ना खरीदूं। तो ये कंज्यूमर का लेने से पहले सोचता है, हर कोई सोचता है लेने से पहले। तो ये किसमें आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है। फर्दर किसके स्टेजेस में, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में, ठीक है। Next है information search. Consumer search for information from personal sources, friend, family, commercial sources, advertisement, public sources, reviews, experiential sources, past experience. This stage influence brand awareness. एंड कि अब तुम कोई सा भी चीज लेने से पहले तुम लोग देखते हो ना, पहले घर वालों से पूछ रहे हो, अपने दोस्तों से पूछ रहे हो, तो यार कि जैसे कि तुम सोचते हो कि यार कोई फोन खरीदना है तो पूछते हो कि यार रियलमी का फोन ले लूं, अच्छा है भी कि नहीं है। तो अपने फैमिली या फ्रेंड से पूछते हो, फिर जिसने वो ले रखा हो उससे पूछते हो, या फिर तुम यूट्यूब पे वीडियो देखने लग जाते हो, कि तुम रिव्यूज देखने लग जाते हो, है ना। जैसे कोई सा भी चैनल तुमने खोल लिया, कोई कोई सा भी टेक्नो वाले तुमने कोई चैनल खोलिया, तुमने देखने बैठ गए कि ये फोन का रिव्यू देखने बैठ गए, तो ये करते हो ना तुम लोग। तो इससे क्या हो, तो तुम इससे यानी कि इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, लेने से पहले रिव्यूज देखते हो, लोगों के रिव्यूज देखते हो, यानी कि फोन वगैरह पे देखते हो ना। और
लोगों से पूछते भी हो और उनके पास्ट एक्सपीरियंस से पूछते हो कि तूने पहले ये फोन खरीदा था, कैसा है, अच्छा है, बता, तो मैं भी लूंगा, तो इस ब्रांड का फोन कैसा, तो इसे ऐसे पूछते हो ना। तो ये सब किस में आ जाता है, इंफॉर्मेशन सर्च में आ जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज हो गया। अब थर्ड स्टेज क्या है, इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। कंज्यूमर कंपेयर्स डिफरेंट ब्रांड बेस्ड ऑन प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड इमेज। बेटर इवेल्युएशन लीड्स टू बेटर चॉइस। अब क्या करते हैं, अब तीसरा स्टेज में आ जाता है कि फिर वो सोचते हैं कि अब रियलमी का फोन तो ठीक है, लेकिन पोको का फोन ले लूं, है ना। सोचते हैं ना कि रियलमी का फोन तो अच्छा है, लेकिन पोको का फोन ले लूं, पोको का कैसा रहेगा, कि इसका प्राइस थोड़ा कम मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं, इसका ब्रांड इमेज भी ठीक ही है, तो इस ये ले लूंगा। तो ऐसे भी सोचते हैं ना, तो कंपेयर करने लग जाते हैं जो कंज्यूमर होते हैं। तो ये क्या हो गया यार, थर्ड स्टेज हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज डिसीजन। फिर वो डिसीजन लेता है कि खरीदूं या नहीं खरीदूं, इनमें से कौन सा खरीदूं, कि इन दोनों में से कौन सा खरीदूं, इनमें कौन सा का पे करूं पैसा, क्या कब लेना है, कैसे लेना है। तो ये सब चीजें जो डिसीजन जो लेता है, और प्राइस चेंज करने का, दाम वगैरह कम करवाने का, या फिर मैं नहीं ले रहा, ये सब ऐसे ऐसे सोचते हैं ना, या फिर कोई किसी और से ओपिनियन लेने लग जाते हैं, या फिर खुद के ओपिनियन देने लग जाते हैं कोई भी खरीदने से पहले सामान वगैरह, कि ये सस्ता कर दो, या लूं या ना लूं, फिर कैसे लूं, या फिर थोड़े दिन बाद ले लूंगा। तो ऐसे ऐसे डिसीजन जो लेते रहते हैं ना परचेज करने का से पहले, ठीक है। तो परचेज डिसीजन जो लेते हैं, ये क्या हो गया, फोर्थ स्टेज हो गया। किसका, फोर्थ स्टेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेज, पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब वो खरीदने के टाइम में क्या करते हैं, कंज्यूमर इवैल्यूएट्स सैटिस्फैक्शन लेवल, मे फील सैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड कंज्यूमर बिकम लॉयल कस्टमर्स। तो क्या होता है, अब खरीद लिया, फिर खरीदने के समय में फिर सोचते हैं कि यार इतना अच्छा भी नहीं लगा, वही फोन ले लेना चाहिए था, कि पोको अच्छा नहीं लग रहा मुझे इतना। यानी कि खरीदने के बाद, अब थोड़ी देर बाद ठीक है खरीद लिया, वो एक दो दिन हो गए, या फिर खरीदने के बाद घर पे गए तो फिर सोच रहे हैं यार उतना भी अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया तो रियलमी फोन ले लेता या फिर ले लेती, ठीक है। मुझे पसंद नहीं आ रहा है, रियलमी फोन ही ले लेती, इससे बढ़िया तो पोको बेकार है। तो फिर ऐसा फील करते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन रहता है या फिर डिससेटिस्फेक्शन रहता है। और सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार अच्छा किया मैंने रियलमी फोन ले लिया। तो क्या हो गया, तो फिर मतलब दोबारा भी नेक्स्ट टाइम उसी जगह से लेने जाएंगे, तो क्या बन गए, लॉयल कस्टमर्स बन गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोस्ट परचेज बिहेवियर में हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, पांचों स्टेज पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पांचों स्टेज पढ़ा, ठीक है। तो पहले तो हमने यानी कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में हमने पांचों स्टेज पढ़ा, कि पहले तो प्रॉब्लम, कि इनमें की जरूरत है भी लेने का या नहीं है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं, हम पूछ लेते हैं अपने लोगों वोगों से या फिर रिव्यूज देख के। और फिर उसके बाद कि दो ब्रांड्स में कंपेयर करने लगे, प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड इमेज के बेसिस पे। फिर परचेज का डिसीजन लेके कौन सा लो इनमें से, या फिर कहाँ से लेना है, कब लेना है, या फिर लेना है या नहीं लेना है, ओपिनियंस मांगने लगे। फिर खरीदने के बाद क्या, कि अच्छा हुआ, कि मतलब अच्छा अच्छा किया लेके या फिर नहीं किया अच्छा लेके, है ना। तो ये सब आ गया, ठीक है। पांचों फैक्टर्स आ गए, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट सेल लेने के बाद का। अब है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। अब कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि कंज्यूमर के सामान खरीदने के जो डिसीजंस को, कंज्यूमर के जो सामान खरीदने के डिसीजंस को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले हुए कल्चरल फैक्टर्स, तो उसमें कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास आ गया, जो कि शेप करते हैं कंज्यूमर वैल्यूज और बिहेवियर्स को। सोशल फैक्टर्स आ गए जिसमें, जैसे कि फैमिली, रोल, स्टेटस, रेफरेंस ग्रुप्स आ गया इसमें। पर्सनल फैक्टर्स में एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी। तो ये सब चीजें तुम बेसिक चीजें, ये सब चीजें मेनली तुम फैक्टर का नाम याद रखोगे, तो ये सब एक्सप्लेनेशन तो तुम लोग खुद भी दे दोगे, है ना। ये हेडिंग्स वगैरह मैंने तुम्हें दिखा दी, बाकी एक्सप्लेनेशन तुम लोग खुद अपने वर्ड्स में दे दोगे, इसका एक्सप्लेनेशन कोई क्या ही बताएगा तुम्हें ना, ये तो तुम खुद भी एक्सप्लेन कर ही लोगे। तो ये हेडिंग्स वगैरह ये तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, पेपर में आएगा तो फैक्टर्स जो तुमने तीनों फैक्टर्स लिख दिया, तीन चार फैक्टर्स लिख दिया, तो इसमें तुम्हें ये सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एज वगैरह को, ऑक्यूपेशन। तो ये सब तुम लोग क्या करोगे, अपने वर्ड्स में लिखा, यानी कि लिख के बनाओगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आगे मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, ठीक है। और फिर मार्केट सिलेक्शन क्या होता है, तो मार्केट सिलेक्शन का मतलब होता है राइट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करना, चूज करना, कि मतलब किसे जो सामान चाहिए, किसे चाहिए, तो उन्हें चूज करना। तो ये हो गया मार्केट सिलेक्शन करना, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है ये यानी कि किसको चाहिए, कौन से जगह पे से ज्यादा बेचना है। तो ये किस में आ जाता है, मार्केट सिलेक्शन। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसका मतलब होता है कि
मतलब लार्ज मार्केट को डिवाइड कर देना स्मॉलर ग्रुप्स में बेस्ड ऑन द सिमिलर नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जितना ज्यादा सामान की जरूरत है वहां पे तो उसके अकॉर्डिंग लार्ज मार्केट को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। तो ये हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। बेसिस ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन, तो इसमें क्या क्या बेसिस होते हैं? तो पहला हो गया डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन के और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जोग्राफिक सेगमेंटेशन। जोग्राफिक सेगमेंटेशन में आ गया कंट्री, रिलीजन, रीजन और क्लाइमेट, अर्बन रूरल एरियाज के बेसिस पे। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, तो इसमें लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी और सोशल क्लास आ गया, ठीक है। फिर है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, तो इसमें बाइंग बिहेवियर आ गया, यूजेस रेट आ गया, ब्रांड लॉयल्टी आ गया। फिर है अब नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट टारगेटिंग। क्या होता है? तो मार्केट टारगेटिंग का मतलब होता है यानी कि एक से ज्यादा मार्केट सेगमेंट्स को सेलेक्ट करना। जो मार्केट सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था यानी कि लार्ज को क्या करते हैं, स्मॉलर ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा मार्केट सेगमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो उसका मतलब हो गया मार्केट को टारगेट करना। तो मार्केट टारगेटिंग इसका मतलब होता है। तो ये क्यों करा जाता है? मार्केटिंग एफर्ट्स को सर्व करने के लिए और टारगेटिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करने के लिए। और क्या करने के लिए? डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग एंड द कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक क्लियर इमेज बनाना, किसी भी प्रोडक्ट का क्लियर इमेज बनाना, किसके माइंड्स में? कंज्यूमर के माइंड्स में एक क्लियर इमेज बना देना कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसे ले ही लो, इसे ले लो, तो ठीक है। तो ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग हो गया। बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट पोजीशनिंग, तो इसमें प्राइस, क्वालिटी, बेनिफिट्स यूज के अकॉर्डिंग होते हैं ना। जैसे कोई तुम्हें सामान बेच रहा है तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, ले लो ले लो, इसके ये फायदे, इसके ये फायदे, इसका ये यूज कर सकते हो, इसे ये यूज कर सकते हो, इसका बहुत कम प्राइस में आपको मैं दे दूंगा, आप ले लो ले लो ले लो बोलते रहते हैं ना दुकान में। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? बेसिस प्रोडक्ट पोजिशनिंग का बेसिस हो गया, ठीक है। और तो इसमें कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स वगैरह आ गया, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा पहले पे, हमने क्या, तो हमने सॉरी यूनिट 2 में हमने पढ़ा कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा हमने, और राइट मार्केट कैसे सिलेक्ट करा जाता है। तो ये सब हमने देखा, जिससे क्या होता है, सेल्स बढ़ता है, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट होती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव होता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 है प्रोडक्ट डिसीजंस एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट लेने से पहले उसे डिसीजंस कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं लेना है या नहीं लेना है, फिर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सब क्या आ गया? ये सब चीजें हमें जो है यानी कि देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? और कुछ भी सामान जो मार्केट में मिलता रहता है तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया, है ना। और वो क्यों होता है? कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सो ये प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू द मार्केट टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स और वांट्स, ठीक है। इट मे बी फिजिकल गुड्स, मोबाइल, क्लोथ्स, सर्विसेज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, आइडियाज और एक्सपीरियंस। अब जो गुड्स तुम्हारा प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज तो होता है, वो सभी चीज ही तुम्हारे, वो सारे के सारे चीज तुम्हारे प्रोडक्ट में आते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट में नहीं आता, वो सारी चीजें तुम्हारे प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। फिजिकल गुड्स हो गया, जैसे कि जो फिजिकली सामान जो तुम छू सकते हो, जैसे मोबाइल, क्लोथ्स हो गया, सर्विस जो कि सर्विस प्रोवाइड होती है तुम्हें, एजुकेशन की सर्विस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, ठीक है, आइडियाज, एक्सपीरियंस, ये सब तुम्हारा प्रोडक्ट में आ जाता है। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे प्रोडक्ट का? तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या आता है? जो कि यानी कि प्रोडक्ट्स जो कि खरीदे जाते हैं फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा, तो वो तुम्हारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, जिसमें कि टाइप्स हो गया, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हो गया, जो कि शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं ना, क्लोथ, फर्नीचर हो गया, लग्जरीज वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है ना। अ, तो और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में लग्जरी कार्ड्स आ गया, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में सॉल्ट, सोप आ गया, यानी बेसिक चीजें और घर के, ठीक है। वो सब कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आ गया। शॉपिंग प्रोडक्ट में जो फर्नीचर हो गया, क्लोथ हो गया, या फिर मान लो कुछ घर में सजाने वाली चीजें हो गई, तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आ गया। और कार हो गया, कार फ्रिज वगैरह, या फिर कुछ महंगी, या फिर बाइक्स वगैरह, कुछ महंगी महंगी चीजें आ गई, वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आ गया। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में आ गया, जैसे कि इंश्योरेंस, ठीक है। अब इंश्योरेंस आ गया अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स में। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ गया, जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यानी कि बनाने के लिए यूज करा जाता है, फिर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज करा जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, टूल्स, ठीक है। लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के 3 लेवल होते हैं।
कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो कोर प्रोडक्ट क्या होता है? तो बेसिक बेनिफिट प्रोवाइड बाय द प्रोडक्ट, यानी कि जो बेसिक बेनिफिट मिल रही होती है ना किसी प्रोडक्ट के द्वारा, उसे कोर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि कार ट्रांसपोर्ट में तुम्हें कार मिल रहा है, तो तुम्हारा बेसिक प्रोडक्ट जो मिल रहा है किसी प्रोडक्ट, यानी कि बेनिफिट जो मिल रहा है प्रोडक्ट के द्वारा, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? कोर प्रोडक्ट हो गया। एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब यानी कि उसमें तुम्हें दूसरा ब्रांड का मिल रहा है कार, या फिर दूसरा क्वालिटी का फीचर्स का मिल रहा है, तो वो एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया। तो इट इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रांडेड कार विद डिजाइन, ठीक है। यानी कि सिर्फ कार तो तुम्हारा क्या हो गया? सिर्फ कार तुम्हारा कोर प्रोडक्ट हो गया, और वो तुम्हें किसी ब्रांड फीचर या फिर क्वालिटी में मिल रहा है, तो वो तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट यानी कि उसमें तुम्हें एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, जिसकी वारंटी गारंटी वगैरह नहीं मिलती है, और जो आफ्टर सेल्स सर्विस होते हैं वो तुम्हारा किस में आ गया? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ गया। तुम्हारा कोर प्रोडक्ट यानी कि जो तुम्हें क्या मिल रहा है? जो कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो कोर प्रोडक्ट में आ गया। अब एक्चुअल प्रोडक्ट यानी कि वही प्रोडक्ट तुम्हें किसी ब्रांड का मिल रहा है, किसी क्वालिटी फीचर्स का मिल रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा क्या? एक्चुअल प्रोडक्ट। और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या हो गया? जो तुम्हें सर्विस वगैरह बेनिफिट्स के साथ, एडिशनल बेनिफिट्स और सर्विस के साथ मिल रहा है, जैसे कि गारंटी वारंटी हो गया, जैसे कि 2-3 साल का वारंटी मिल रहा है, अगर तुम्हें कुछ सेल्स के सर्विस मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रहे हैं, बेनिफिट मिल रहा है, तो ये तुम्हारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। का मतलब क्या होता है? जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं, जो कि कंपनी के द्वारा ऑफर करी जा रही होती है। क्या होती है? कंपनी कंपनी के द्वारा ऑफर करी जा रही होती है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस को बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो इसमें कुछ डायमेंशंस आते हैं, जैसे कि विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, डेप्थ हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, ठीक है। तो विड्थ मतलब क्या हो गया? जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हो गया। लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया ऑल लाइंस में, ठीक है। और डेप्थ मतलब नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि कितने वेरिएंट्स का वो प्रोडक्ट है। और कंसिस्टेंसी मतलब यानी कि डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी कितनी है अमंग द प्रोडक्ट लाइंस, ठीक है। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब यूनिक नेम देना, यूनिक सिंबल या यूनिक डिजाइन दे देना किसी भी प्रोडक्ट को, ताकि यानी कि आसानी से कोई पहचान ले। जैसे कि अब जैसे नूडल्स तुम खा रहे हो, ठीक है, तो यिप्पी और मैगी का तुम्हें डिफरेंस पता चल जाता है ना। तो जैसे तुम बोलते हो कि मैगी का पैकेट येलो कलर का आता है और यिप्पी का पैकेट रेड कलर का आता है, और दोनों का लोगो भी डिफरेंट है, तो इससे पता चल जाता है कि ये तो मैगी है और ये तो यिप्पी है। तो जिसे मैगी पसंद है तो मैगी खाने जाएगा ना, और जिसे यिप्पी पसंद है वो यिप्पी खाने जाएगा। तो पता चल जाता है ना। तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ब्रांडिंग है, यूनिक नेम है, सिंबल यूनिक है, डिजाइन यूनिक है, कलर यूनिक है, यानी कि पैकेट्स का कलर भी यूनिक है। तो ये सब ब्रांडिंग में आ जाता है। तो इससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, ठीक है। और उस फिर अपने यानी कि अपने अकॉर्डिंग फिर खरीद सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग। तो मैन्युफैक्चरर ब्रांड हो गया, प्राइवेट ब्रांड हो गया, जेनेरिक ब्रांड हो गया। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो ये प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प होता है, ताकि आसानी से प्रोडक्ट को कोई पहचान ले। फिर कस्टमर लॉयल्टी बिल्डअप करता है, प्रमोशन में हेल्प करवाता है, कंपटीशन रिड्यूस करवाता है। क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। क्या क्वालिटीज होते हैं किसी अच्छे ब्रांड नेम का? यानी कि ऐसा, यानी कि कोई ब्रांड वो कब अच्छा बनेगा? वो तब अच्छा बनेगा, उसकी क्वालिटीज तब अच्छी होंगी जब वो आसानी से प्रोनाउंस कर लिया जाए, आसानी से नाम याद हो जाए, और मीनिंगफुल हो, लीगली प्रोटेक्टेड हो, डिस्टिंक्टिव हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अब तुम मैगी खरीदने जाते हो, अब तुम्हें मतलब मैगी तुम्हें इतना पसंद है कि तुमने ये मैं नूडल्स का नाम भी मैगी ही रख दिया। अब तुम कोई सा भी खरीदने जाते हो नूडल्स का पैकेट, तो तुम यही बोलते हो कि मैगी दे दो, ये नहीं बोलते कि अ, मतलब नूडल्स का पैकेट दे दो, ये बोलते हो कि मैगी दे दो, क्योंकि तुमने क्या कर दिया है, वो इतना ब्रांड इतना फेमस है वो ब्रांड, कि तुमने नाम ही उसका मैगी रख दिया। यिप्पी भी खरीदने जाते हैं तो कोई लोग मैगी ही बोल देते हैं, जबकि वो क्या है, वो यिप्पी है। तो नूडल्स के बजाय वो लोग, उन्होंने नूडल्स का नाम ही मैगी रख दिया। तो इससे क्या होता है, नाम ही इतना आसान है और लर्न भी हो गया इजली, तो सब लोग नूडल्स की जगह मैगी बोल देते हैं कि मैगी दे दो, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल था, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होता है? जो यानी कि प्रोडक्ट को डिजाइन करा जाता है, रैप करा जाता है, तो वो पैकेजिंग हो गया। तो वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो जैसे कि कोई सा भी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि मान लो सोप हो गया, तो लक्स का सोप का यानी कि पैकिंग अलग है, नंबर 1 का सोप का पैकिंग अलग है, और
वाइवल का सोप का पैकिंग भी अलग है ना, पैकिंग अलग है उसका भी। या फिर कोई सा भी सोप हो गया, जैसे कि बहुत सारे सोप होते हैं ना, सबका ही अलग अलग पैकिंग होता है। या फिर मान लो नूडल्स ही हो गया, नूडल्स में भी जैसे यिप्पी का पैकिंग अलग है और मैगी का अलग है। ठीक है, तो दोनों नूडल्स का भी पैकिंग अलग है। तो जो भी हर सामान के प्रोडक्ट का पैकिंग अलग अलग होता है। ठीक है, ब्रांड्स का अलग अलग पैकिंग होता है। टाइप्स ऑफ पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। ठीक है, अब उसका काम क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं। प्रोडक्ट को बचा के रखता है, फैसिलिटेट करवाता है हैंडलिंग को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लेबलिंग का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो प्रिंटेड होती है ना पैकेजिंग पे, ठीक है, पैकेज पे किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसे लेबलिंग बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसान रहता है, और यूजर्स इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कब कैसे खाना है, कैसे बना के खाना है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसका नाम लिखा होता है, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसमें, और प्रमोशन में भी हेल्प करवाता है। ठीक है, तो जैसे कोई सा भी तुम प्रोडक्ट खरीदो तो तुमने उसके पीछे देखा होगा, उसके पीछे लिखा रहता है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह लिखा होता है, और उसका नाम लिखा होता है, प्रोडक्ट का आगे भी लिखा होता है, पीछे भी लिखा होता है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह पीछे लिखा होता है, प्राइस वगैरह पीछे छोटा सा लिखा होता है कि और क्वांटिटी इतने ग्राम है, इतने ग्राम है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है, कब बना था, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कैसे बनाना है वगैरह, कैसे यूज करना है। तो ये सब कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हो तुम लोग, तो सब में लिखा होता है ना। तो ये क्या होता है, लेबलिंग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। तो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज क्या होता है, तो ये सर्विसेज तुम्हें इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करवाता है, इंस्टॉलेशन, वारंटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाता है, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। जैसे कि अब तुमने कोई क्या ले लिया, तुमने मान लो तुमने आरओ लिया, ठीक है, तुमने आरओ लिया, फिल्टर लिया, ठीक है, तुम लोग पहले उससे क्या करवाते हो, इंस्टॉलेशन प्राइजेस वगैरह देते हो, फिर उसमें तुम्हें 1-2 साल की वारंटी मिलती है, और जब खराब हो जाता है तो तुम लोग वारंटी के बेसिस पे उसे यानी कि दोबारा बुलाते हो कि ठीक कर दो, मेंटेनेंस चार्जेस पे चार्जेस लगते हैं, फिर तुम्हारे रिपेयर चार्जेस होते हैं, फिर तुम्हें यानी कि जब भी खराब होता है ना, तो तुम्हें कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि वारंटी के बेसिस पे वो मिला होता है तुम्हें। ठीक है, तो तुम क्या करवाते हो, रिपेयर वगैरह करवा लो, तो ये सारे जो सर्विस तुम्हें जो मिलता है वो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, और एक लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी बिल्डअप होती है। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब इन शॉर्ट वे हम समझे तो क्या, यानी कि किसी नई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, बनाना। ठीक है, तो समझते हैं, तो ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, इट हेल्प्स फर्म्स टू मीट चेंजिंग नीड्स, स्टे कॉम्पिटिटिव। तो यानी कि अब मान लो, अब कोई सामान नहीं बिका, नहीं चला, तो क्या करते हैं, उसके जगह पे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, पुराने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाए जाते हैं, ताकि उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, ताकि और बिक्री अच्छी हो, और यानी कि नेक्स्ट टाइम से वो अच्छा चले, और उसे कॉम्पिटिटिव यानी कि बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो पहले तो आइडिया जनरेशन, यानी कि आइडिया कलेक्ट करना होता है कि कैसे बनाएंगे, एग्जिस्टिंग को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे इंप्रूव करवा सकते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कैसे उससे में चेंजेस लाके नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। फिर स्क्रीनिंग, आइडिया स्क्रीनिंग करा जाता है, अनसुटेबल आइडियाज को रिमूव करा जाता है, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यानी कि प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करा जाता है, टेस्टिंग करा जाता है कंज्यूमर्स के, यानी कि कंज्यूमर्स के साथ। नेक्स्ट फिर इसमें होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, यानी कि प्लानिंग करना, यानी कि प्राइसिंग का, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रमोशन कहाँ करवाना है, और प्राइसिंग का प्लानिंग करा जाता है। तो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। फिर बिजनेस एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स वगैरह एस्टिमेट करना, यानी कि क्या इसका कॉस्ट रहने वाला है, फिर कितना प्रॉफिट देना है, कितना नहीं देना है, फिर कितना यानी कि मार्केटर्स का फायदा होगा, कितनी सेल बढ़ेगी, तो ये सब बिजनेस एनालिसिस में आता है। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन क्रिएट कर लेते हैं क्या, एक्चुअल प्रोडक्ट, तो ये आ गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। टेस्ट मार्केटिंग, यानी कि अब मार्केट में टेस्ट करवाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, यानी कि कंज्यूमर जब यूज करते हैं उसे, तो मार्केटिंग वो टेस्ट होता है। तो यानी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लिमिटेड मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। देन कमर्शियलाइजेशन, यानी कि फुल स्केल में उसे लॉन्च कर दिया जाता है मार्केट में। तो क्या हो गया, फुल स्केल मार्केट लॉन्च। नेक्स्ट टॉपिक है पीएलसी, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल,
तो इट इज द स्टेजेस थ्रू विच अ प्रोडक्ट पासेस, ठीक है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डेडलाइन, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि कब तक वो चलेगा। तो जब वो बना है मैन्युफैक्चर उसका, फिर तो कभी एक्सपायरी भी तो होएगा ना उस प्रोडक्ट का। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को तुम ये बेसिकली इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया। तो यानी कि प्रोडक्ट किस स्टेजेस के थ्रू पास हो रहा है, कब तक चलेगा वो, यानी कि जब स्टार्ट किया यूज करा था और जब उसका वो बना था उससे लेके एंड तक, ठीक है, डेक्लाइन तक, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डेक्लाइन। तो स्टेजेस क्या होता है लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। तो इसमें हो गया इंट्रोडक्शन स्टेज में आ जाता है लो सेल्स, हाई प्रमोशन कॉस्ट, यानी कि अब इसमें क्या है, इसमें जो तुम्हारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कम बिका, फिर बाद में ज्यादा बिकने लगे, तो ये सब चीजें भी आती है इसमें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या है, लो सेल्स एंड हाई प्रमोशन कॉस्ट, यानी कि प्रमोशन कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लगा लेकिन जो सेल्स हुए वो कम हुए, ठीक है। फिर ग्रोथ स्टेज में सेल्स बढ़ गए, कंपटीशन भी बढ़ गया। फिर मेच्योरिटी स्टेज में सेल्स स्टेबलाइज हो गया और फिर प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। फिर डिक्लाइन स्टेज में क्या हुआ, सेल्स कम हो गया और प्रोडक्ट क्या हो गया, विड्रॉन हो गया। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन पीएलसी। अब पीएलसी में क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सब पढ़ेंगे किसमें, पीएलसी में, जो तुम्हारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में तुम्हारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होता है, प्रमोशन ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, यानी कि स्टार्टिंग में जब कम सेल हो रही होती है और जब नया नया प्रोडक्ट आया होता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करवाना होता है, ताकि नुकसान भले ही हो रहा है, भले ही से प्रमोशन के पैसे ज्यादा लग गए हैं, लेकिन कम से कम आगे बिके तो कम से कम डिक्लाइन, यानी डिक्लाइन स्टेज तक आने तक से पहले वो ज्यादा से ज्यादा बिक जाए, मतलब, है ना। तो वो इनका एक स्ट्रेटेजी बना के उन्हें चलना पड़ता है, तो प्रमोशन करवाना पड़ता है इंट्रोडक्शन के टाइम पे, यानी कि जब नया नया लॉन्च किया प्रोडक्ट को तो प्रमोशन करवाना पड़ता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि जितना पैसा लग गया उसके प्रमोशन में उतना ही सेल्स बढ़ जाए, सेल्स कम ना हो, तो वो करवाना पड़ता है प्रमोशन। फिर ग्रोथ यानी कि ड्यूरिंग क्या करवाना पड़ता है, ब्रांड बनाना होता है, फिर प्राइस कम कर देना होता है जब वो बढ़ रहा है ना। फिर उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन लाना होता है डिक्लाइन के टाइम में, ताकि कम ना हो और डिक्रीज ना हो जाए सेल, ठीक है। तो इसलिए इसलिए प्राइस लाइफ साइकिल में क्या करना पड़ता है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 है प्राइसिंग डिसीजंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस। तो यानी कि प्राइस कितना करना है, कितने में बेचना है, तो इसे प्राइसिंग डिसीजंस में आ गया। और किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिसीजंस वगैरह में हमें देखेंगे, ठीक है। सो प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय कंज्यूमर, यानी कि जितना पैसे वो बेचते हैं, यानी कि सॉरी, जितने पैसे वो देते हैं किसी प्रोडक्ट यानी कि बदले, या फिर सर्विसेज के बदले, या फिर कोई सभी कुछ भी खरीद रहे हैं उसके बदले में जो पैसे देते हैं ना, कंज्यूमर पैसे देते हैं, सेलर को जो पैसा देते हैं, वो हो गया तुम्हारा प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट या फिर सर्विस के एक्सचेंज में जो दिया जाता है वो हो गया प्राइस या फिर मनी। तो अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय द कंज्यूमर्स। सो ये क्या प्राइस जो क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है सेल्स को, प्रॉफिट को, डिमांड को, ठीक है। क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है सेल्स को, प्रॉफिट को, डिमांड को। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्राइसिंग का, यानी कि फिक्स प्राइजेस जो होते हैं उससे क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, मार्केट शेयर बढ़ते हैं, कंपटीशन में सर्वाइवल इंक्रीज होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्डअप होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप यानी कि मेंटेन होती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आता है वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्ट यानी फिक्स कॉस्ट, क्या आता है, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें प्राइस क्या होता है, इट मस्ट कवर कॉस्ट, यानी कि इसमें कॉस्ट आनी चाहिए, ठीक है। क्या कौन सी कॉस्ट आनी चाहिए, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि जो हाई डिमांड होगा तो ज्यादा पैसे में बिकेगा, लो डिमांड होगा तो कम पैसे में बिकेगा। अब ज्यादा पैसे में, अब तुम सोच रहे हो कि ज्यादा डिमांड है तो कम पैसे में क्यों नहीं बिकते, अब कम पैसे में बिकेंगे तो नुकसान हो जाएगा उनका ना। तो इसलिए जितना ज्यादा हाई डिमांड है तो उतने ज्यादा प्राइसेस बढ़ा देते हैं ताकि बहुत फायदा हो, और कम डिमांड है तो कम पैसे कर देते हैं कि वैसे भी कम बिक रहा है, डिमांड कम है तो फिर जाने तो कम पैसे में ही। कंपटीशन, तो प्राइसेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस प्राइसिंग, अब जितने ज्यादा यानी कि कॉम्पिटिटर्स होंगे तो प्राइसेस में भी तो वो आएगा ना, अब कोई कम प्राइस कर देगा तो उसका ज्यादा बिकेगा, कोई ज्यादा में बेच रहा है तो उसका कम बिकेगा, इसलिए वो क्या करता है, वो लोग कम ज्यादा से करते रहते हैं, तो इससे प्राइसिंग वगैरह में भी इन्फ्लुएंस यानी कि चेंजेस आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स का होता है प्राइस चेंजेस वगैरह करते रहते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन में आ गया, ठीक है।
गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो इसमें जैसे टैक्स, प्राइस कंट्रोल हो गया, लीगल रेगुलेशंस हो गया, तो इन सब चीजें टैक्स वगैरह की वजह से क्या करना पड़ता है, लीगल रेगुलेशंस वगैरह की वजह से प्राइसेस में चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि अब कोई बोल रहा है कि मुझे इतने में नहीं चाहिए, मैं तो इतने में ही लेके जाऊंगा, इतने में ही लेके जाऊंगी, तो क्या इस वजह से भी क्या होता है, प्राइसेस में चेंजेस आ जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से आता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो इसमें आ जाता है पेनिट्रेशन और स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग मेथड, तो प्राइसिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो गया, जो कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, जितना प्रॉफिट हुआ मार्जिन हुआ और उसके साथ जो कॉस्ट लगा है तो वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आ गया। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग में आ गया, जो कंज्यूमर डिमांड के बेस पे होता है, तो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग आ गया, यानी कि जितना कंज्यूमर डिमांड करा उतना ही मैं बेच दिया, तो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग हो जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कब होगा, जब कॉस्ट जितना कॉस्ट है उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन भी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट बेसिस प्राइसिंग। नेक्स्ट कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, तो इसमें आ गया इट बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटर प्राइसेस, ठीक है, तो कॉम्पिटिटर के बेसिस में जो प्राइसेस लगाए हैं, कम ज्यादा करे हैं दाम में, ठीक है, प्रोडक्ट के दाम में, तो वो कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में स्कीमिंग प्राइसिंग आ गया, जिसका मतलब है चार्जिंग हाई प्राइस इन द बिगिनिंग सुटेबल फॉर द न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, एग्जांपल न्यू स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो यानी कि जब कोई स्टार्टिंग में प्रोडक्ट आता है तो उसके प्राइसेस हाई रखे जाते हैं स्टार्टिंग में हमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक जाए, और फिर बाद में कम कर देते हैं, और फिर बाद में डिस्काउंट में लाते हैं कम करके, ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा बेच देते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में कम कर देते तो फिर ताकि उसे डिस्काउंट में बेचे और फिर और ज्यादा मात्रा में बिक सके वो। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा प्राइस कर देते हैं ताकि कम में भी बिके, लेकिन यानी कि कम में नहीं बिके, सॉरी, कम यानी कि कम अमाउंट्स में बिके, ठीक है, लेकिन प्राइस ज्यादा कर देते हैं ताकि फायदा ज्यादा हो, ठीक है। फिर ये किस में आ गया, स्किमिंग प्राइसिंग में आ गया, किसमें आ गया, स्किमिंग प्राइसिंग में आ गया। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, लो प्राइस चार्ज करते हैं इनिशियली और बाद में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है, मास मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल होता है, जैसे कि न्यू फूड ब्रांड्स हो गए, ठीक है। जैसे खाने के सामान में क्या होता है, पहले कम दाम में बिकता है, बेचते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं, बाद में बढ़ा देते हैं। लेकिन फोन वोन में क्या होता है, पहले ही ज्यादा होता है और पहले ही पहले ही ज्यादा दाम होता है, फिर बाद में कम कर देते हैं और डिस्काउंट पे बेचते हैं, लेकिन बाकी जो खाने वाने की चीज हो गई तो उसमें पहले ही प्राइस कम होता है, फिर बाद में बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस का पढ़ना है हमें, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यानी कि सामानों को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है गुड्स या प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस, क्या करा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, प्रोडक्ट्स का, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, तो क्या हो रहा है, इट इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर मूवमेंट हो रहा है सामान गुड्स का, प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का, तो इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसमें चैनल्स यानी कि किस चैनल्स के थ्रू, जैसे कि किस पाथ या फिर किस मीडियम के थ्रू जो प्रोडक्ट सर्विस गुड्स है वो यानी कि कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो टाइप्स क्या हो गए इसमें, डायरेक्ट चैनल हो गया, जो कि डायरेक्ट पहुंच रहा है, यानी कि क्या पहुंच रहा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट अगर बीच में कोई लोग भी आ रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं पहुंच रहा, बीच में और भी लोग हैं, यानी कि प्रोड्यूसर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, ठीक है, यानी कि उसने उन लोगों ने भी अपना अलग अलग बेचा, तो ये इनडायरेक्ट चैनल आ गया। क्या फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, प्रमोशन, तो इन सब में हेल्प करवाते हैं, यानी कि अब कई बार जैसे हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ी प्रोड्यूसर से हमें मिल रहा है, हम कंज्यूमर और हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा ना, वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, अब जैसे कि मान लो तुमने कोई फ्लिपकार्ट से तुमने ऑर्डर किया है, तो फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट थोड़ी आ रहे तुम्हारे पास, अब फ्लिपकार्ट की कंपनी है, वहां पे कंपनी भी कितनी सारी कंपनी है, और कौन से जगह से आ रहा है, कौन सा सामान बन के कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, तो वो भी तो लोगों एक एक करके लोग दूसरे दूसरे लोगों को देते हैं, और फिर जाके लास्ट में डिलीवरी मैन के पास आता है और फिर वो तुम्हें देता है, ठीक है। तो बीच में तो कितने सारे लोग आ गए ना, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज वगैरह में हेल्प करवाते हैं ना।
तो यही सब चीजें आ गई तुम्हारा फंक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि अब इसे जो यानी कि चॉइस क्यों करना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का, क्या फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या अफेक्ट कर सकते हैं फैक्टर्स इसे। तो प्रोडक्ट का फैक्टर्स हो गया, जैसे कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, पेरिसेबिलिटी हो गया। मार्केट फैक्टर्स जैसे कि साइज क्या है मार्केट का, सामानों का साइज हो गया, लोकेशन क्या है, कस्टमर्स का लोकेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि सबका लोकेशन मान लो अलग अलग हो गया, और मार्केट यानी कि उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये सब भी चीजें यानी कि अफेक्ट करती है। तो ये मार्केट फैक्टर्स में आ गया। कंपनी फैक्टर्स यानी कि उसकी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, तो कितना वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो इट्स कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, इसमें कंपनी फैक्टर्स में। फिर मिडिल मैन फैक्टर्स आ गया कि कितनी अवेलेबिलिटी कितनी है मिडिल मैन की, ठीक है। सो फिर उन्हें भी तो यानी कि पैसे वगैरह देने होते हैं, तो इसमें भी जो प्राइस सर्विस के भी जो कॉस्ट लगते हैं, तो ये सब चीज आ गई इसमें, मिडिल मैन फैक्टर्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स डिसीजंस। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है प्लान करना, गुड्स या जो गुड्स सर्विस या फिर सामान प्रोडक्ट हो गए उसका प्लान करना और कंट्रोल करना, यानी कि कितना मैनेजमेंट करना उसका, प्लान करना जितना बनाना है कितना बेचना है, ये सब चीजें का तैयारी करना और कितना कैसे पहुंचाना है, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, तो ये सब चीजें प्लान करी जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स हो गया ये। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स के, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, इसमें क्या करते हैं ऑप्टिमम स्टॉक लेवल को मैनेज करना, ठीक है, मेंटेन करना, मैनेज करना, और ओवर स्टॉकिंग एंड स्टॉक आउट्स को अवॉइड करना, ज्यादा यानी कि ज्यादा स्टॉक में चीजों को नहीं बनाना है, ओवर स्टॉकिंग नहीं करना है, ठीक है। वेयर हाउसिंग यानी कि वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे सामानों को स्टोर करा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सामानों को इनको ट्रांसपोर्ट करा जाता है, मूवमेंट यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी ऑर्डर को प्रोसेस करा जाता है, कस्टमर्स को उनका ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस पढ़ा, ठीक है, यूनिट 4 में हमने। और क्या पढ़ा, यानी कि प्रॉफिट कैसे होता है सामानों को बेचने के बाद, कैसे बीच में जो लोग होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में रिटेलर हो गए और होलसेलर हो गए, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका कैसे फायदा होता है, क्या क्या चीजें होती है, ये सब हमने देखा इसमें, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह के बारे में, डिससेटिस्फेक्शन, ये सब चीजें हमने देखी है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 क्या है, तो यूनिट नंबर 5 में प्रमोशन डिसीजंस एंड डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। तो इसमें पार्ट ए है प्रमोशन डिसीजंस। तो इसमें तुम्हारा प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोशन का मतलब होता है प्रचार करवाना, प्रमोशन करवाना किसी प्रोडक्ट का, को प्रमोट करवाना किसी भी, यानी कि किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू प्रमोट करवाना अपने, या फिर सोशली मीडिया के थ्रू मान लो तुमने प्रमोट करवा लिया, एडवर्टाइज करवा लिया किसी प्रोडक्ट सर्विस को, या फिर किसी भी चीज को, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रमोशन करवाना हो गया। So all activities used to communicate with customers to inform, persuade and remind them about products. तो हेल्प करवाते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में, सेल्स बढ़ाने के लिए, ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करवाते हैं, पहले जो सेंडर कौन होता है, कंपनी मार्केटर होता है, वो सेंडर होता है, मैसेज कौन यानी कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करे वो मैसेज हो गया, और जो भेज कौन रहा है, कंपनी या फिर मार्केटर, ठीक है। मीडियम टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू, ठीक है। रिसीवर जो कस्टमर थे, जो टारगेट कस्टमर थे, उन तक रिसीव हो रहे हैं ना, और मार्केटर्स के द्वारा भेजा जा रहा है, फिर कस्टमर्स पे रिसीव हो रहा है, और फीडबैक जब रिस्पॉन्स देते हैं जो कंज्यूमर की लेना है या नहीं लेना, और इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए तो नॉइस हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिव प्रमोशन हेल्प करवाते हैं क्लियर कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट ऑफ प्रमोशन क्या होता है, इसलिए जरूरी होता है ताकि उन्हें पता चल सके नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अपना वो फीडबैक दे सके लेना है या नहीं लेना है, तो यानी कि इससे फिर कस्टमर्स में ये जागता है कि खरीदने का उनका मन जागता है ना, अट्रैक्टिव यानी कि अट्रैक्टिव लगता है कुछ सामान, तो उन्हें सोचते हैं खरीद लेते हैं, अच्छा लग रहा है, तो ये ठीक है, ये हेल्प करे, तो प्रमोशन इन सब चीज़ों में हेल्प करवाता है, और कस्टमर को रिमाइंड करवाता है कि पुराने प्रोडक्ट के बारे में, उसके बदले में फिर नए प्रोडक्ट लेने का यानी सोचते हैं ना फिर, तो ये हेल्प करवाता है प्रमोशन, ठीक है। और कम कंपटीशन वगैरह फेस करने में हेल्प करवाता है, सेल्स बढ़ते हैं, इससे प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन मिक्स, क्या होता है, प्रमोशन मिक्स होता है कि यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशन टूल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रमोशन मिक्स हो गया, ठीक है। इसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फर्म हो गए उसके द्वारा यूज करा जाता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को या फिर गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसमें टूल्स कौन कौन से होते हैं प्रमोशन मिक्स के, तो इसमें आ गया एडवर्टाइजमेंट की,
पेड हो गया, फिर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन आ जाता है इसमें, सोशल मीडिया, मास मीडिया के थ्रू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वाइड रीच, स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज, कॉस्टली बट इफेक्टिव। एग्जांपल टीवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, न्यूज़पेपर ऐड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करवाया जाता है, टीवी हो गया या फिर न्यूज़पेपर ऐड के थ्रू प्रचार करवाया जाता है सामानों का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और लोग ले ले, ठीक है। तो ये यानी कि पैसों से भी प्रचार हो सकता है या फिर बिना पैसों का भी, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें पर्सनल सेलिंग, तो फेस टू फेस जो बेचा जा रहा है इंटरेक्शन करके, तो वो हो गया पर्सनल सेलिंग। तो इसमें सामने से अटेंशन मिलता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और महंगे प्रोडक्ट बेचने के लिए भी सुटेबल रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसमें इंश्योरेंस एजेंट हो गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन, क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू बूस्ट सेल्स, यानी कि सेल्स को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स करा जाता है, ठीक है। इंसेंटिव्स दिया जाता है, जैसे कि डिस्काउंट हो गया, कूपन्स हो गया, फ्री सैंपल्स हो गया, ताकि सेल्स वगैरह बढ़ जाए, लोग डिस्काउंट वगैरह सुन के, कूपन्स वगैरह सुन के ज्यादा से ज्यादा वो ले लो और ज्यादा फायदा हो उन्हें उन्हें, ठीक है। जैसे कि अब फ्री, कई बार फ्री सामान दे आते रहते हैं ना, हर कोई देखते रहता है कि फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, इतना ज्यादा डिस्काउंट है, जल्दी से ले लेता हूँ। तो ये सब सोच के, तो इससे क्या होता है, ये एक तरीका होता है उन लोगों का, वो लोग बेवकूफ थोड़ी है जो सामान इतना सस्ता कर देंगे, तो उनका एक तरीका होता है, उनकी स्ट्रेटेजी होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे और फिर उनका फायदा ही होता है इससे, क्या होता है, उनका फायदा ही होता है। और वो उन्होंने इसलिए करा होता है क्योंकि वो जल्दी, वो सामान जो होता है एक्सपायर होने वाला होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें सेल्स लगा के, यानी कि डिस्काउंट वगैरह लगा के इन्हें कम दाम में बेच देते हैं फिर, तो इसलिए इससे सेल्स वगैरह बढ़ती है, तो ये एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होता है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस, क्या होता है, तो पीआर जो होता है ना, पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पीआर को पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं। तो जो पीआर होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है, जो कि एक पब्लिक के साथ गुड रिलेशंस बिल्ड करवाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि लोगों से अच्छा बन सके, ठीक है, और समान और ताकि जो फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डीलिंग वगैरह वो सब अच्छी हो सके, तो इसलिए पीआर करवाया जाता है, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटीज में क्या क्या आ गया, जैसे कि पब्लिक इवेंट्स हो गए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, सीएसआर, प्रेस रिलीजेस हो गया, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपनी का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना है, ताकि उनका फायदा हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डीलिंग्स वगैरह बढ़ सके, ठीक है। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो करते हैं कंज्यूमर के साथ, वो आ जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इसमें कुछ यानी कि कोई इंटरमीडियरीज नहीं होते, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर्स हो गए, ये सब नहीं होते, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। और इसमें कौन होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स होता है, तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग में आ जाता है। एग्जाम्पल्स हो गया इसमें ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग, तो डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कि नए अप्रोचेस लाए जा रहे हैं, नए प्रैक्टिसेस लाए जा रहे हैं, कुछ नई चीजें लाई जा रही है ना, मार्केट को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं ना, तो इसे वो ये यानी कि चेंजेस अडॉप्ट करे जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट इज इन द मार्केटिंग, डेवलपमेंट्स इन द मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का ध्यान में रखकर अगर मार्केटिंग करी जा रही है, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल मार्केटिंग, ठीक है। यानी कि जो रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं उनका ज्यादा यूज नहीं करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, तो इससे, तो यानी कि इन्वायरमेंट की क्या करा जा रहा है, प्रोटेक्शन के लिए भी सोचा जा रहा है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए सोचा जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल मार्केटिंग में आ जाएगा। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा जा रहा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, जैसे कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज करना, यानी कि पेपर का यूज करना ना, जैसे कि आप पैकेजिंग वगैरह पन्ने प्लास्टिक वगैरह के बजाय पेपर का कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। सो ये आ गया सस्टेनेबल मार्केटिंग में। नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग, क्या होता है, तो जो रूरल एरियाज में जो प्रोडक्ट्स वगैरह की मार्केटिंग करी जाती है, तो वो हो गया रूरल मार्केटिंग। और इसमें आ जाता है, क्या आ जाता है, फीचर्स इसका लार्ज पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ पोटेंशियल और लो इनकम। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो अवेयरनेस, यानी कि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है गांव के एरियाज में सामान वगैरह, तो वो लोग खरीदते ही नहीं। और फिर क्या होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग, क्या होता है, तो लोगों के लिए, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए मार्केटिंग करा जाता है, लोगों के हित के लिए, लोगों के फायदे के लिए मार्केटिंग करा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या वो बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, सोशल बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं,
जैसे कि एग्जाम्पल्स हो गए स्वच्छ भारत अभियान, एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए उसके थ्रू मार्केटिंग करा जा रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग करा जा रहा है, ठीक है। या फिर फोन्स, टेक्नोलॉजी, या फिर कोई सा भी जो ई वेबसाइट हो गए ना, ऑनलाइन वेबसाइट्स हो गए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, उसके थ्रू जो मार्केटिंग करी जा रही है उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसमें टूल्स आ जाते हैं जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसका फायदा होता है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रीच मिलता है ज्यादा, और लो कॉस्ट होता है और मेजरेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कैसे यानी कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कैसे अपना प्रमोशन करवाते हैं, अपने मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। और रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है, कैसे इससे क्या होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं कस्टमर्स के साथ, और न्यू यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स लाने के लिए चेंजेस लाने पड़ते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में, ताकि लोग अट्रैक्ट हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्डअप हो, और इससे कस्टमर लॉयल्टी भी आती है, और जो परचेसेस होते हैं वो रिपीट पाते हैं, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो इसका फीचर्स हो गए लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। फायदे होते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज होता है, ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे क्या करते हैं कस्टमर के इंटरेक्शंस को मैनेज करा जाता है, डेटा को मैनेज करा जाता है। इसमें कंपोनेंट्स हो गए जैसे कस्टमर डेटा कलेक्शन एनालिसिस, कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन हो गया। बेनिफिट्स होता है यानी कि बेटर समझने के लिए कस्टमर्स को, सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए प्रीवियस वन से, ठीक है। और सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि Amazon रिकमेंडेशंस, ठीक है। और बैंकिंग सीआरएम सिस्टम्स, ठीक है। Amazon रिकमेंडेशंस एंड बैंकिंग सीआरएम सिस्टम्स। मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग हो गया जो कि डील करता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जो लोन वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, इसका सर्विसेज का क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि इंटेंजिबिलिटी यानी कि इट कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है। इंटेंजिबिलिटी मतलब इंसेपरेबिलिटी, मतलब प्रोडक्शन एंड कंजप्शन टुगेदर। वेरिएबिलिटी का मतलब सर्विस क्वालिटी डिफर्स, ठीक है। पेरिसिबिलिटी का मतलब कैन नॉट बी स्टोर्ड, यानी कि स्टोर नहीं करा जा सकता, इसे रखा नहीं जा सकता, ठीक है। अब मार्केटिंग के 7 P's, ठीक है। पीपल हो गए जो कि एम्प्लॉयज हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए वो पीपल हो गए, प्रोसेस जो कि सर्विस प्रोवाइड करा जा रहा है, सर्विस डिलीवरी प्रोसीजर या फिर प्रोसेस हो गया। फिजिकल एविडेंस में टेंजिबल प्रूफ ऑफ द सर्विस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 7 P's होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बेटर डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करवाने के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस करवाने के लिए। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, ग्रीन मार्केटिंग होता है जो कि जो इको फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करवाया जा रहा है, तो ये ग्रीन फ्रेंडली में आ जाता है, क्या आ जाता है ग्रीन फ्रेंडली है, यानी सॉरी ग्रीन मार्केटिंग में आ जाता है, क्या आ जाता है ग्रीन मार्केटिंग में। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इन्वायरमेंट में हेल्प करवाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट करता है, जैसे यानी कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग हो गया, जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हो गया। तो इससे क्या होता है इन्वायरमेंट सेव करा जा सकता है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करा जा सकता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इनसे क्या होता है क्रिएट होता है, ठीक है। इससे यानी कि पॉजिटिव पीआर क्रिएट होता है, पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट होता है, बनता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलती है। और सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में, पढ़ाने में, सब चीज़ में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में, कुछ भी करने में, या फिर नोट्स तैयार करने में भी। तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं तुम्हारे लिए और वीडियोस बना के ला सकूं। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी यानी कि सब्सक्राइब कर दे और उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज और बताऊंगी, नोट्स के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या तो फिर पिन कमेंट में जाओगे तो तुम वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा एथिकल मार्केटिंग क्या होता है, तो इसमें आता है तुम्हारा जो फेयर और ऑनेस्ट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होता है, क्या होता है ऑनेस्ट एंड फेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होता है, उसमें एथिकल मार्केटिंग आ जाता है। यानी कि अब किसी सामान को तुम खरीद रहे हो तो वो उसमें वो नहीं होना चाहिए ना कि जैसे कि वो कोई
फेक प्रोडक्ट्स है, कुछ फ्रॉड प्रोडक्ट है, कुछ बेकार प्रोडक्ट है, वो सब नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए, वो मार्केटिंग जो प्रैक्टिस है वो सही होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, और जिसका उसका जो तुमने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा है ना, वो एडवर्टाइजमेंट जो उसका वो सही एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, कुछ गलत वलत एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। और इसका प्राइजेस वगैरह तुम्हें इनकी सही प्राइजेस में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, फिर तुम्हें कुछ झूठी प्राइजेस में तो कोई नहीं बेच रहा, तो ये सब एथिकल मार्केटिंग में आ जाता है, ठीक है। So it involves honest and fair marketing practices, principles, ठीक है, truthful advertisement हो गया, fair pricing हो गया, consumer safety हो गया, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप करवाता है, लीगल इश्यूज अवॉइड करवाता है, कॉर्पोरेट रेपुटेशन को इम्प्रूव करवाता है, ठीक है। सो ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, तो इसका मतलब यानी कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्क्स के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है उसे बोलते हैं ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इसमें टूल्स आगे जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गया, यूट्यूब प्रमोशंस जो होते हैं, और जो इंस्टाग्राम एड्स वगैरह आते रहते हैं ना, और मार्केटिंग फेसबुक वगैरह पे भी आते रहते हैं, तो ये सारे जो इन सब पे प्रचार आता रहता है ना, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्या करवाया जाता है, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मार्केटिंग करवाया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग या तो फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करवाया जाता है, ठीक है। इसका फायदा होता है कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि रीच मिलती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो ग्लोबल रीच मिलता है, और लो कॉस्ट लगता है, और रियल टाइम फीडबैक मिलता है, ठीक है, रियल टाइम फीडबैक मिलता है लोगों से। सो नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, तो इसका ये फोकस करता है, जो कंटेंट मार्केटिंग होती है ये फोकस करता है वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट कंटेंट को बनाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सके और यानी कि अपना इंटरेस्ट शो करे उसमें, ठीक है। सो इसलिए कंटेंट मार्केटिंग करवाया जाता है वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल्स हो गया जैसे वीडियोस, एजुकेशनल पोस्ट हो गया, ब्लॉग्स हो गया, है ना। इसका पर्पस क्या होता है, एक ब्रांड अथॉरिटी क्रिएट करना, बिल्डअप करवाना, और इससे क्या होता है एंगेजमेंट, यानी कि इंक्रीज करवाता है एंगेजमेंट, यानी कि लोग अपना एंगेजमेंट शो करते हैं कि हाँ ये तो अच्छा है, और ये वीडियोस अच्छी है, ये एजुकेशनल वीडियोस अच्छी है तो मैं इसे देखूं, तो या तो फिर ये ब्लॉग अच्छा है, ये वीडियो या फिर ये पोस्ट अच्छा है, तो ये सब देखना, तो अट्रैक्ट होकर लोग देखते हैं ना, तो ये सब चीजें क्या करवाता है कंटेंट मार्केटिंग। तो ये तुम्हारा यूनिट नंबर 6 था, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा PYQs, अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने सारा यूनिट्स पढ़ लिया, तुम्हारा 6 का 6 यूनिट्स हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे PYQs। तो मैं तुम्हें हमने ऑलरेडी तो सारा पढ़ ही लिया, तो इसलिए मैं सब क्वेश्चंस तुम्हें दिखा देती हूँ और थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी बन रही है। तो चलो देखते हैं। तो एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज, हाउ डू द एडिशनल पीस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी। तो पहले इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। तो ऐसे ऐसे मार्केटिंग टूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मार्केटिंग गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो इसमें 4 P's आते हैं, ठीक है। एक देखो 4 P's होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी उसके अलावा 3 P's और होते हैं, ठीक है। तो ये सारे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, और इसका तुम्हें रोल एक्सप्लेन करना होगा। और जैसे पीपल में एम्प्लॉयज, सर्विस स्टाफ, सर्विस आ गया प्रोवाइडर, ठीक है, हेल्थ केयर आ गया, हॉस्पिटैलिटी आ गया, ठीक है, प्रोसेस में क्या प्रोसेस प्रोसीजर हो गया हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी के, और फिजिकल एविडेंस में क्या क्या चीजें आ गई, ये सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। तो इससे क्या होता है कस्टमर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हो तुम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, तो ये ऐसा एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फोर्सेस होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, ताकि वो अपना कस्टमर्स के साथ यानी कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सके, यानी कि एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, ताकि जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फेक्शन उसका उसे मिले, यानी कि वो डिससेटिस्फेक्शन शो ना करे और सेटिस्फेक्शन शो करे, और उसे चाहिए प्रोडक्ट्स, वो उसे जो नीड्स चाहिए, उसकी जो जरूरतें हैं वो उसे पूरी हो, और एक ऐसा मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो ताकि कंज्यूमर जो है वो एक लॉयल्टी शो करे, और आगे से उसी जगह उसे यानी क्या करे, आगे से अपना जो यानी कि सामान खरीद रहा है वो रिपीट करे, ठीक है, आगे भी सामान खरीदे, यानी कि प्रोडक्ट खरीदे या कोई सर्विस कुछ भी खरीद रहा है वो खरीदे दोबारा से। तो इसलिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें कौन से फैक्टर्स आ गए वो एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें, ठीक है। मैक्रो माइक्रो हो गया, तो इसमें जो फैक्टर्स आ गए उसमें फिर पॉइंट्स आ गए, तो इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो मैक्रो में जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ गया, तो इसमें भी एक्सप्लेन करना होगा, और ज्यादा मार्क्स का आएगा तो ये सब चीजों को भी एक्सप्लेन करना होगा।
जैसे कि पहले लिखोगे मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर इसका डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गया, ये लिखोगे, फिर इसके नीचे के हेडिंग में लिखोगे पॉपुलेशन साइज, तो इसे एक्सप्लेन करना होगा, फिर एज को एक्सप्लेन करना है, फिर जेंडर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स में इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट हो गए, तो इन सबको भी एक्सप्लेन करना है। फिर नेचुरल फैक्टर्स में ये सारे पॉइंट्स हो गए, इसे भी एक्सप्लेन करना है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स होगा, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होगा, तो इन सब चीजों को भी, इन सब पॉइंट्स को भी तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। ये जो हेडिंग्स है इन सबको भी तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा अलग अलग पॉइंट्स बना के, ठीक है। सो इसमें फिर कंक्लूजन लिखोगे, तो तुम चाहे कोई सा भी यहाँ क्वेश्चन का आंसर लिख लो, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्किमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्रोवाइड एग्जांपल्स, ठीक है। तो इन दोनों को तुम्हें कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट देना है, यानी कि इन दोनों में तुम्हें ना डिफरेंस लिखना है, इन दोनों का क्या हो। तो पहले तो दोनों का इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्या क्या डिफाइन लिख दोगे दोनों में, ठीक है। फिर इसके अंदर मेन मेन चीजें लिखोगे, एग्जांपल्स प्रोवाइड करोगे, फिर कंक्लूजन वगैरह प्रोवाइड करोगे, तो ऐसे तुम लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डिफर फ्रॉम द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, गिव एग्जांपल्स। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर इसके एग्जांपल्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर सोसाइटल क्या होता है, तो ये सब एग्जाम ऐसे देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना क्यों जरूरी होता है। हाँ, यानी कि सर्च, जो इंफॉर्मेशन सर्च इवैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। और कैसे वो यानी कि इन्फ्लुएंस करता है फाइनल परचेज डिसीजन को, तो इम्पोर्टेंस तुम्हें बताना है, ठीक है। तो क्यों कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ना जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि यानी कि कंज्यूमर है, उसे क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यानी कि क्वालिटी तुम उसे बता रहे हो, प्रोडक्ट का ब्रांड बता रहे हो कि ये ले लो, ये तुम्हारे लिए लेना क्यों जरूरी है, क्या क्यों अच्छा रहेगा। तो कंज्यूमर को जो दुकानदार होते हैं वो चीजें वे सब बताता है कि ये ले लो, ये अच्छा लगेगा, ये इसका में ये फायदा है, इसका ये फीचर है, इसका ये प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी, ये सब फीचर वो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं ना। तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना जरूरी होता है कि यानी कि इससे कितने प्राइस में तुम बेचने, मतलब जो सामान खरीदने आया तुम्हारे पास, वो किससे कितने प्राइस में तुम बेचोगे, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग प्राइजेस का दाम लगा रहे हो, और फिर तुम ये प्रिडिक्ट करते हो कि खरीदेगा ही नहीं करेगा, इसका बाइंग पैटर्न क्या है, और फिर तुम क्या करते हो, स्ट्रेटेजीज अपनाते हो। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो इम्प्रूव होता है। और इन्फॉर्मेशन सर्च में क्या आ जाता है, यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं वो बहुत सारी जगहों से, यानी कि पहले से सोच के आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो जैसे कि पर्सनल सोर्सेज से, लोगों से, है ना, पब्लिक सोर्सेज से लेकर आते हैं, ताकि कोई सामान वो गलत ना ले ले। इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जैसे कि फिर वो ब्रांड को कंपेयर करने लग जाता है, प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड इमेज के बेसिस में, ठीक है। सो कंक्लूजन तुम लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, दिस स्टेजेस इन्फ्लुएंस द फाइनल परचेज डिसीजन बाय शेपिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड परसेप्शन। यानी कि इन सब चीजों के बेसिस पे क्या करता है, जो कंज्यूमर होता है वो डिसीजन लेता है कि लेना है या नहीं लेना है, तो यानी कि अपने प्रेफरेंस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो ये क्या होता है, टोटल रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक कंपनी यानी कि ऑफर करता है, तो वो प्रोडक्ट मिक्स हो गया। तो इसमें विड्थ हो गया, जैसे कि विड्थ में ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, जैसे कि अब ये एग्जांपल्स हो गया, ठीक है। लेंथ हो गया, जैसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, और लेंथ, डेप्थ हो गया, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करना है तुम्हें कंक्लूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स। तो जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, जो स्टॉक लेवल्स को प्लानिंग करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम प्लानिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं स्टॉक लेवल्स को, तो उसे बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स में। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अवॉइड स्टॉक आउट्स हो गया, ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है, तो ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करवाता है, स्टॉक आउट्स को अवॉइड करवाता है, स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस करवाता है, और इंश्योर करता है स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। फिर इसमें टेक्निक्स आते हैं, EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, जस्ट इन टाइम, और ABC एनालिसिस हो गया, फिर कंक्लूजन आ, ठीक है। फिर एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन करना है पैकेजिंग का फंक्शन और लेबलिंग का फंक्शन। तो पैकेजिंग का फंक्शन क्या होता है, यानी कि सामान को प्रोटेक्ट करके रखता है, हैंडलिंग में कन्वीनियंस रहता है, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए अट्रैक्शन, यानी कि लोग अट्रैक्ट होकर वो सामान खरीदे, ब्रांड को इजीली पहचान ले, ताकि ब्रांड का नाम भी इजी रखना होता है, ताकि लोगों को इजीली याद हो जाए, कुछ फैमिली यानी कि फैमिली टाइप का नाम रखना होता है। और ये सब चीजें, और फिर लेबलिंग क्या होता है, यानी कि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, जिसमें यानी कि लीगल कंप्लायंस, जो कि मैन्युअल यानी कि क्या होता है, प्रोवाइड होता है, ठीक है। पूरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है, जैसे कि
उसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, वैल्यूज हो गया, प्राइस, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो ये सारा लेबलिंग में मेंशन होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करवाता है ब्रांड रिकॉग्निशन में, ठीक है। कंक्लूजन में आ गया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये मार्केटिंग एंड कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करवाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कि स्टेजेस एक्सप्लेन करने हैं तुम्हें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो जब एनपीडी प्रोसेस होता है, न्यू डेवलपमेंट सॉरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो तो क्या स्टेजेस होते हैं, तो इसमें स्टेजेस होते हैं कि कैसे पहले आइडिया जनरेट करते हैं, फिर कि सोचते हैं ना आइडियाज पर, आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट हो गया, फिर बिजनेस एनालिसिस हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, फिर लास्ट में क्या करवाते, सॉरी, फिर टेस्ट मार्केटिंग हो गया, यानी कि फिर टेस्ट मार्केटिंग यानी कि सामान को मतलब भेज दिया जाता है दुकानों वगैरह पे टेस्ट करने के लिए, और जो कि कौन करते हैं, कंज्यूमर टेस्ट करता है, फिर उस बेसिस पे उसका कमर्शियलाइजेशन करवाते हैं और प्रचार वगैरह करवाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैले, और फिर एडवर्टाइजमेंट करवा के कि सामान वगैरह बिक्री वगैरह ज्यादा होते, तो ये सारे, तो ये सबका सब क्या था, स्टेजेस था इसका, एनपीडी यानी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का, ठीक है। तो जब जब कोई पुराना प्रोडक्ट होता है वो फेल हो जाता है, तो उसके बदले में नए प्रोडक्ट लाते हैं, तो एग्जिस्टिंग से वो ज्यादा यानी कि फायदा में दे कंज्यूमर को, और ज्यादा बेटर बनाया जाता है उस प्रोडक्ट को, यानी कि कंपेयर टू द प्रीवियस वन, यानी कि एग्जिस्टिंग वन जो प्रोडक्ट था उसके बदले में जो नया प्रोडक्ट बना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, बहुत सी, तो ये सारे स्टेजेस हो गए जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसके स्टेजेस हो गए, ठीक है। आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, यानी कि जनरेट करा आइडिया, सोचा, फिर उसका स्क्रीनिंग किया, उसमें क्या क्या चीजें करनी है वो सब सोचा, फिर उसका कॉन्सेप्ट सोचा, फिर टेस्टिंग के लोगों से कैसे वो देंगे, फिर स्ट्रेटेजी के बारे में प्लान बनाया, फिर बिजनेस एनालिसिस करा, प्रोडक्ट को बनाया, फिर टेस्ट करा उसे लोगों से, लोग मतलब मार्केट कंज्यूमर के द्वारा टेस्ट करवाया, मार्केटिंग टेस्टिंग यानी कि टेस्टिंग करवाया, ठीक है, टेस्ट मार्केटिंग, फिर कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो कंक्लूजन में आ गया कि सिस्टमैटिक क्या एनपीटी प्रोसेस से रिड्यूस करता है वो सॉरी रिस्क एंड इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रोडक्ट सक्सेस, यानी कि प्रोडक्ट की सक्सेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट की सक्सेस को बढ़ाने के लिए, और कम ना बिके और ज्यादा से ज्यादा बिके, तो रिड्यूस करने के लिए इस रिस्क को, ठीक है। तो इसलिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस को सिस्टमैटिक वे में चलाया जाता है, यूज करा जाता है, ठीक है। सो यही तुम्हारा वीडियो था, ये तुम्हारा नोट्स था, तो तुम्हें अगर ये सारा नोट्स चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को पिन कमेंट मिल जाएगा, तुम लोग वहां से यानी कि देख सकते हो नोट्स, तो तुम्हें वहां से मिल जाएगा और तुम वहां से परचेज कर सकते हो, या तो फिर पिन कमेंट में तुम्हें नहीं दिखेगा तो तुम क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी नोट्स देख सकते हो, तो तुम्हें वहां से मिल जाएगा, तुम परचेज कर सकते हो, या तो फिर अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम लोग स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना फिर पढ़ सकते हो, और या तो फिर तुम लोग वीडियो के बीच में पॉज कर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इससे तुम्हारे लिए और बेटर होगा, वैसे तुम्हारे लिए जो बेस्ट वे वो यही होगा कि तुम लोग वीडियो को पॉज कर करके पढ़ो, ठीक है। क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर करके पढ़ोगे, और ताकि तुम्हें इजिली लर्न हो जाए, साथ ही साथ तुम लोग रिवीजन भी करो, लर्न भी करो, पढ़ भी रहे हो, ठीक है। तो इससे तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, और तुम लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लेना, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना, अच्छे से पढ़ना, एंड अगर मान लो फिर भी तुम्हें किसी को चाहिए नोट्स, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया तुम्हें कैसे मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में मिलेगा तुम्हें, पिन कमेंट में, ठीक है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।